सो हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू RS एजुकेशन। सो डियर स्टूडेंट्स, आज मैंने आपके लिए लाया हूँ झारखंड शिक्षा अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद पर रांची का एक मासिक मूल्यांकन। यह हमारा मंथली असाइनमेंट है। जो है हमारा मंथली असाइनमेंट वो है कक्षा 8वीं का, और जो हमारा विषय है वो है आज का हिंदी का। सो स्टूडेंट्स, मैं आपको पूरे सब्जेक्ट के मंथली असाइनमेंट के सोल्यूशन प्रोवाइड कराऊंगा। तो आपको उसके लिए एक ही काम करना है कि आपको हमारा चैनल सब्सक्राइब कर देना है, और मैं आपको आज का ये हिंदी का सोल्यूशन बताने वाला हूँ इस वीडियो में। तो अगर आपको ये सोल्यूशन पसंद आता है तो इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा। और उसमें मैं आपको पहले ही क्लियर कर देना चाहता हूँ, जो ये मंथली असाइनमेंट है इसके मार्क्स आपके पेपरों में, आपके जो रिजल्ट में है उसमें जुड़ेंगे। तो आपको ये पूरा असाइनमेंट बहुत ही ध्यान से देखना है। इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक पूरा देखते हुए चलिए। बहुत छोटा सा वीडियो होने वाला है और बहुत अच्छे से मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा। तो स्टूडेंट्स, ये हमारा हिंदी का पेपर है। चलिए हम इसका पूरा सोल्यूशन देखते हुए चलेंगे। आपको वीडियो शुरू से लेकर अंत तक पूरा देखना है। तो यहाँ पर आपको पहला प्रश्न दिए गए है, नीचे दिए गए गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़िए और दिए गए प्रश्न संख्या 1 और 2 के उत्तर दीजिए। तो यहाँ पर आपको ये गद्यांश दिया गया, आपको अच्छे से रीड कर लेना स्टूडेंट। मैं डायरेक्ट इसके आंसर आपको बताते हुए चलूँगा। तो यहाँ पर प्रश्न 1 दिया गया है आपका, चलती क्यों नहीं है जी, अभी चलेंगे बस के बारे में ये किसका कथन है। तो यहाँ पर आपको जो कथन दिया गया है वो बताना है कि किसने कहा है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन है डॉक्टर साहब, लेखक के मित्र का, स्वयं लेखक का, या यहाँ पर डी दिया गया है बस कंपनी के हिस्सेदार का। तो जो आपका सही कथन हो जाएगा वो है बस कंपनी के हिस्सेदार का। तो यहाँ पर प्रश्न 2 दिया गया है, पूजा करने के योग्य वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा। तो यहाँ पर आपका यहाँ ऑप्शन दिया गया है पुजारी, पूज्यानी, पूजनीय, पूजनीय। तो यहाँ का जो सही उत्तर हो जाएगा वो है पूजनीय, तो यानी कि बी नंबर का है ना। तो आपको उसको सही कर देना स्टूडेंट्स। तो यहाँ पर आपका प्रश्न 3 दिया गया है, निम्नलिखित शब्द में इन प्रत्यय लगाकर नए शब्द बनाइए, है ना। तो यहाँ पर आपको क्या लगा देना, एक, है ना। तो यहाँ पर जैसे कि दिया गया है दिन दिया गया है, तो यहाँ पर हो जाएगा दैनिक। यहाँ पर इतिहास दिया गया है तो उसका जो आंसर हो जाएगा वो है ऐतिहासिक। यहाँ पर नीति दिया गया है तो उसका सही जो उत्तर हो जाएगा वो है नैतिक। तो आप देख लीजिए। फिर हम अगला पेज देख लेते हैं हमारा हिंदी का। तो हमारा सप्ताह का हो जाएगा साप्ताहिक। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है तो इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिए और आपको अच्छे से कमेंट कर देना इस वीडियो के लिए। सो स्टूडेंट्स, यहाँ पर आपका प्रश्न 4 दिया गया है, लेखक को लोगों ने शाम वाली बस से सफ़र न करने की सलाह क्यों दी। तो यहाँ पर उत्तर दिया गया है, लेखक को लोगों ने शाम वाली बस से सफ़र न करने की सलाह इसलिए दी क्योंकि लोगों बस की सच्चाई का पता था, अर्थात वे उसकी जर्जर दशा से परिचित थे। बस कब कहाँ खराब हो जाए कुछ कहना मुश्किल था। बस यात्री को गंतव्य तक ठीक से पहुंचा ही देगी, यह कहना मुश्किल था। तो ये आपका कारण हो गया स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स, ये हमारा प्रश्न क्रमांक 5 दिया गया है हिंदी का। तो मैं इसे पढ़ लेता हूँ पहले इसकी हेडिंग, निम्नलिखित पंक्तियों का अर्थ स्पष्ट कीजिए। तो यहाँ पर आपकी पंक्ति दी गई, आपको इसे अच्छे से रीड कर लेना स्टूडेंट्स। मैं डायरेक्ट इसका उत्तर दे देता हूँ आपको। तो ये आपका पूरा उत्तर है निम्नलिखित पंक्तियों का, है ना। तो मैं इसे रीड कर लेता हूँ आपके लिए। यहाँ पर आपका जो आंसर दिया गया है, प्रसंग प्रस्तुत पंक्तियाँ हमारी पाठ्य पुस्तक भाषा मंजरी में संकलित कविता राम का भरत को संदेश से उद्धृत की गई है, जिसके कवि तुलसीदास है ना। तो सो स्टूडेंट्स, यहाँ पर आपका आगे का आंसर हम पढ़ते हैं। श्री राम ने भरत के आग्रह पर अपना खड़ाऊ प्रेम पूर्वक उन्हें सौंप दिया। भरत ने खड़ाऊ को अपने माथे से लगा लिया। भरत के लिए खड़ाऊ मानो उनकी प्रजा की रक्षा के लिए 2 पहरेदार के समान है। उनके प्रेम रूपी रतन को सहज कर रखने वाला सीप है। जप करने के लिए राम नाम के 2 अक्षर है। रघुकुल की रक्षा करने के लिए 2 खिवाड़ है तथा स्वरूपी धर्म की राह दिखाने वाले 2 नेत्र है। भरत खड़ाऊ के रूप में ऐसा सहारा पाकर बहुत आनंदित हुए। उन्होंने महसूस हुआ जैसे श्री राम और सीता ही उनके साथ है। तो स्टूडेंट्स, ये आपका पूरा हिंदी का असाइनमेंट का आंसर रहा। मैं हमारे पास एक दिया गया है, देयर आर हार्स अराउंड द ग्राउंड, व्हाट डज दिस लाइन सजेस्टेड इन द पोएम व्हेन सचिन वॉक आउट द बेड। तो इसका जो आपको ऑप्शन दिया गया है, इट इज़ नॉइजी अराउंड, इट इज़ साइलेंट ऑल अराउंड द ग्राउंड इज सराउंडेड बाय क्राउड, देयर इज रश अराउंड द ग्राउंड। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो है बी नंबर का, इट इज़ साइलेंट ऑल अराउंड द ग्राउंड। तो ये आपका सही उत्तर हो जाएगा। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 2 दिया है, विच वर्ड्स मीन्स ब्लॉक विद थिक वेट मैटर। तो यहाँ पर आपको ऑप्शन दिया है वाफ्टेड, तो आपको बी में दिया है जिम्यार, सी में दिया गया है वाटर लॉक्ड और डी में दिया गया है क्लॉक्ड।
तो जो आपका सही उत्तर हो जाएगा वो है डी नंबर यानी कि क्लॉक्ड। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 दिए गए हैं, हाउ डज सचिन हिट दी बॉल अराउंड टू रस्किन बॉन्ड। तो यहाँ पर उसका सही उत्तर आपका जो दिया गया है, अकॉर्डिंग टू रस्किन बॉन्ड सचिन स्टेप्स आउट एंड गिव्स द बॉल एंड हैंडसम क्लाउड। तो यहाँ पर आपका क्वेश्चन नंबर 4 दिए गए हैं, राइट दी 2 रूल्स अमंग द रूल ऑफ न्यू रिलीजन अस फॉर्म्ड बाय स्नेहा इन द चैप्टर अ न्यू रिलीजन। तो यहाँ पर आपको आंसर दिए गए हैं, स्नेहा रूल्स फॉर अ न्यू रिलीजन। तो यहाँ पर एक दिया गया है, दी सन इज आवर फादर बिकॉज ही गिव्स अस एनर्जी। तो यहाँ पर बी दी गया है, दी अर्थ इज आवर मदर बिकॉज सी सस्टेन अस। तो जो आपके सन है यानी कि सूरज, वो आपका पिता है क्योंकि वो आपको एनर्जी देता है ना। और जो आपकी मदर है जो आपकी अर्थ है वो आपकी मदर है। ऐसा किसने कहा? स्नेहा ने कहा, उसके रूल से। सो स्टूडेंट्स यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5 दिए गए हैं, अरेंज द इवेंट इन द करेक्ट ऑर्डर अस गिवन दी इन दी पोएम विथ सचिन वॉक आउट टू बैक। तो यहाँ पर आपको सही क्रमांक में जमे हुए पहले ही दिखाई दे रहा है, आपको स्क्रीन में दिखाई दे रहा है इसका आंसर। तो मैं इन्हें सही क्रमांक में पढ़ लेता हूँ। तो यहाँ पर दिए गए सचिन कम इन दी बैट, है ना। फिर उसके बाद आ जाएगा सचिन लुक्स अराउंड। फिर उसके बाद आ जाएगा वॉइस ऑफ द स्पेक्टर्स आर लाउड। फिर उसके बाद आपका 4th नंबर का आ जाएगा इन वट एवर वाई आर ब्लोवर वॉल्स। फिर उसके बाद आपका 5th नंबर का आ जाएगा ही लुक्स एट दी बॉलर नॉट विथ ट्रस्ट। फिर यहाँ पर 6th नंबर का आ जाएगा ही फोकस ऑन दी बॉल। फिर 7th नंबर में आ जाएगा सचिन स्टेप आउट टू हिट दी बॉल। फिर यहाँ पर आपका 8th नंबर का जो लास्ट है वो आ जाएगा ही गिव्स अ लिटिल चार्क। तो ये आपका इंग्लिश का हमारा प्रश्न 1 है, संख्या 2, 4, 3, 6, x, 8, 5 में x का उपयुक्त मान क्या होगा। इसमें यह संख्या 3 से पूरी विभाजित हो जाए। तो यहाँ पर आपको बताना है कि 2, 3, 6, x, 8, 5 में x का उपयुक्त मान क्या होगा, है ना, जिसमें यह संख्या 3 से पूरी तरह विभाजित हो जाए। तो आपको पहले ऑप्शन में पढ़ के बता देता हूँ। इसमें a दिया गया है 2, b दिया गया है 5, c दिया गया है 8 और d दिया गया है 3, यानी कि तीनों, है ना। तो यहाँ आपका सही उत्तर जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? तीनों। तो यहाँ पर प्रश्न 2 दिया गया है, संख्या a b c के लिए कौन सा सही है। तो यहाँ पर देख लेते हैं हम। तो यहाँ पर a दिया गया है a प्लस b प्लस c, b दिया गया है a प्लस 10 b प्लस 100 c। सो यहाँ पर c दिया गया है a प्लस b इक्वल टू c। और यहाँ पर d दिया गया है 100 a प्लस 10 b प्लस c। तो जो आपका सही उत्तर हो जाएगा वह है डी नंबर का, यानी कि 100 a प्लस 10 b प्लस c, है ना। तो यहाँ पर आपका प्रश्न 3 है, 3xy प्लस 3 प्लस 2x और 4 प्लस 4x 3xy का उपयुक्त कितना होगा। तो यहाँ पर जो उपयुक्त बता देना आपको, इसे मतलब कि क्या कर लेना है, मल्टीप्लाई, वो आपको क्या कर लेना है, इसे ऐड कर लेना। तो यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर पूरा सोल्यूशन आपको दिया गया है, आप इसे नोट कर लीजिए। तो हमारा प्रश्न क्रमांक 4 दिए गए है, 3t-4 = 11 का हल ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर आपका पूरा हल ज्ञात हो चुका है, आपको सोल्यूशन दिखाई दे रहा है, आप इसे नोट कर लीजिए अच्छे से, है ना। तो हमारा आपका प्रश्न 5 दिया गया है झारखंड असाइनमेंट का। तो यहाँ पर दिया गया है 3x³ प्लस 2x² प्लस 50xy को 3xy से भाग दीजिए। तो यहाँ पर आपका पूरा सोल्यूशन यहाँ पर आपको वीडियो में दिखाई दे रहा है, तो आप इसे अच्छे से नोट कर लीजिए। मैं आपको पूरा सोल्यूशन दिखा दे रहा हूँ। अगर आप यहाँ पर आपका प्रश्न 1 दिया गया है, वायु एवं जल कई कारणों से प्रदूषित हो रहे हैं। प्राकृतिक वातावरण में होने वाले ऐसे अवांछित एवं हानिकारक परिवर्तन को प्रदूषण कहते हैं। इसी प्रकार से हमारे परिवेश में अत्यधिक शोर किस प्रकार के समस्याओं का कारण बनता जा रहा है। तो यहाँ पर आपको जो उत्तर दिया गया है, ध्वनि प्रदूषण, स्वास्थ्य संबंधी समस्या, बहरेपन की बीमारी, सारे विकल्प सही है। तो यहाँ पर जो आपका सही उत्तर हो जाएगा वो है सारे विकल्प सही है ना। तो जो ध्वनि प्रदूषण है उससे क्या क्या होता है, आपको ध्वनि प्रदूषण होता है पहले तो, है ना। फिर स्वास्थ्य संबंधित समस्या हो जाती है, फिर बहरेपन की बीमारी भी हो जाती है ना। तो ये आपका उत्तर हो जाएगा, यानी कि डी नंबर का सारे विकल्प सही है। तो यहाँ पर आपका प्रश्न 2 दिया गया है, धुएं में ठोस और तरल दोनों प्रकार के कण पाए जाते हैं।
औद्योगिक क्षेत्रों में विशेषकर जाड़े के दिनों में धूप कोहरा का निर्माण होता है और इससे दमा, खांसी, गले में घरघराहट महसूस होता है। धूम कोहरा का निर्माण किन कारणों के मिश्रण से होता है? तो यहाँ आपको ऑप्शन दिए गए हैं। धुआं कोहरा, धूल धुआं, आग धुआं, कोहरा धूल। तो जो आपका सही उत्तर हो जाएगा वो है ए नंबर का, यानी कि धुआं कोहरा। धुआं और कोहरा से मिलके ये बनता है ना। तो यहाँ पर प्रश्न 3 दिए गए हैं। ओजोन परत में लगातार होने वाले क्षय के कारण मनुष्य एवं वायुमंडल में किस प्रकार का प्रभाव पड़ता है? तो यहाँ पर आपका जो उत्तर दिया गया है कुछ इस प्रकार आपको स्क्रीन में दिखाई दे रहा है। ओजोन परत के क्षरण की वजह से सूर्य से आने वाली हानिकारक पराबैंगनी किरणों पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश कर सकती है और पेड़ पौधों तथा जीव जंतुओं के लिए हानिकारक भी होती है। मानव शरीर में इन किरणों की वजह से त्वचा का कैंसर, श्वास रोग, अलस, मोतियाबिंद जैसी बीमारियां हो जाती है। तो ये रहे हमारे कारण। तो आपको ये अच्छा लग रहा है वीडियो तो आप इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिए। यहाँ पर आपका प्रश्न 4 दिया गया है। संगमरमर का केसर किसे और क्यों कहते हैं? वर्णन करें। तो यहाँ पर आपका पॉइंट दिए गए हैं तो हम इसे रीड कर लेते हैं। संगमरमर का केसर नाइट्रिक अम्ल या सल्फ्यूरिक अम्ल की क्रिया द्वारा मूर्तियों और इमारतों का क्षय होता है। यह अम्लीय वर्षा के कारण भी होता है। यह वर्षा कैल्शियम को घोलकर और नमक बनाकर संगमरमर के स्मारकों का क्षय करती है। ताजमहल का पीलापन मर्ग के कैंसर के उदाहरणों में से एक है। तो यहाँ पर आपका प्रश्न 5 दिया गया है। वर्ष 2000 में झारखंड राज्य के निर्माण के बाद से विभिन्न जिलों में वायु प्रदूषण स्तर 10 गुना तक बढ़ गया है। क्यों? वायु प्रदूषण पर नियंत्रण करने के 2 कार्यों का वर्णन करें। तो यहाँ पर आपको पूरे पॉइंट दिए गए हैं, आपको इसे अच्छे से देख लेना है। आप पूरा आंसर आपको दिया गया है ना। तो मैं इन आंसर को नहीं पढ़ रहा, मेरा थोड़ा गला ख़राब है, अच्छा नहीं लगेगा आपको। अभी आपने जैसे कि आगे अभी वीडियो में देखा है तो आप ये इसका अच्छे से नोट कर लीजिए। ये हम वीडियो पॉज करके। तो यहाँ पर आपका पहला प्रश्न कुछ इस प्रकार स्क्रीन में देखने को मिलता है। हिंदू विधवा पुनः विवाह अधिनियम को कब मान्यता दी गई? तो इसका कहने का तात्पर्य है कि जो हिंदू धर्म में जो विधवा रहती है उनको फिर से की शादी करने का जो अधिनियम है वो कब मान्य कर दिया गया है ना। तो यहाँ पर आपके जो ऑप्शन दिए गए हैं 1865 ईस्वी में, 1856 ईस्वी में, 1947 ईस्वी में या 1885 ईस्वी में। तो जो आपका सही उत्तर हो जाएगा वो है बी नंबर का, यानी कि 1856 ईस्वी में, है ना। तो ये आपका सही हो जाएगा। तो आपको इसे क्या कर देना है, टिक कर देना है। तो यहाँ पर आपका प्रश्न 2 दिया गया है। निम्नलिखित भौगोलिक दशा किस फसल के लिए आदर्श है? तो यहाँ पर आपके लिए पहले हम पढ़ लेते हैं। अर्धीय नमी युक्त जलवायु 24 डिग्री सेल्सियस तापमान, 60 से 100 सेंटीमीटर वर्षा, काली एवं जलोढ़ मिट्टी, 210 पाला रहित दिन, तेज चमकीली धूप। तो किस फसल के लिए कारगर रहेगी? जो सब आपको जलवायु दी गई है, जो आपको रूल दिए गए हैं। तो यहाँ पर हम ऑप्शन पढ़ लेते हैं। यहाँ पर ए दिया गया है मक्का, बी दिया गया है गन्ना, सी दिया गया है कपास और डी दिया गया है पटसन, है ना। तो जो आपका सही उत्तर हो जाएगा वह है सी नंबर का, यानी कि कपास। तो यहाँ पर आपका प्रश्न 3 है। दिए गए विश्व के मानचित्र के अनुसार चावल उत्पादन के लिए प्रसिद्ध विश्व के 4 देशों के नाम को सही क्रम से मिलान करें। तो यहाँ पर आपको ये मानचित्र दिए गए हैं, वर्ल्ड मैप दिए गए हैं। हमें बताना है कि जहाँ कौन सा देश है जिसमें चावल की खेती की जाती है ना, प्रसिद्ध है ना। तो यहाँ पर जो आपके ऑप्शन दिए गए आप देख लीजिए। पहले ऑप्शन ए दिया गया है भारत, चीन, श्रीलंका, जापान। बी दिया गया है भारत, श्रीलंका, चीन, जापान। सी दिया गया है भारत, जापान, श्रीलंका, चीन। और डी दिया गया है भारत, चीन, जापान, श्रीलंका। तो जो आपका सही उत्तर हो जाएगा वो है भारत, चीन, जापान, श्रीलंका। तो देखिए यहाँ पर 1 दिया गया है भारत, है ना। बी दिया गया है वो 2 दिया गया है चीन और 3 दिया गया है जापान और फिर 4 हमारा रहेगा क्या, श्रीलंका। तो ये आपका उत्तर हो जाएगा, है ना। तो इसे सही क्रमांक में हमें जमा देना था। दिया गया है अपने क्षेत्र राज्य की प्रमुख फसलों और कृषि की प्रकारों का वर्णन करें, है ना। तो झारखंड की प्रमुख फसलें इस प्रकार है। धान है ना। यह राज्य की सर्व प्रमुख खाद्य फसल है।
फिर उसके बाद हो सकता है मक्का, यह राज्य में उत्पादन की दृष्टि से इस फसल का दूसरा स्थान है। फिर उसके बाद जाता है गेहूँ, यह राज्य का तीसरा प्रमुख फसल है। तो उसके बाद क्या जाता है गन्ना जाता है कहाँ, झारखंड में, यह राज्य का एक नकदी फसल है। फिर उसके बाद आ जाती है जौ, यह भारत की प्राचीनतम फसल है। फिर उसके बाद क्या जाता है मडाऊ, है ना, यह कम समय में तैयार होने वाली फसल है। तो ये हमारे थे। और उसके बाद तो ये हमारे कृषि के प्रकार देखने जा रहे हैं, तो आपको इसे भी नोट कर लेना है। तो ये हमारा एक दिया गया है मिश्रित कृषि, है ना, एक ही खेत में दो या दो से अधिक फसलों को एक साथ उगाना मिश्रित कृषि कहलाता है। तो ये हमारा दो दिया गया है मिश्रित खेती, है ना, एक फसल उत्पाद के साथ साथ पशुपालन करना मिश्रित खेती कहलाता है। तो उसके बाद फिर यह हमारा शिफ्टिंग खेती, है ना, वनों को जलाकर उनके स्थान पर जगह बदल कर खेती करना शिफ्टिंग खेती कहलाती है ना। तो ये आपके हो गए 3 पॉइंट, तो इसे आप नोट कर लीजिए। हमारा 5 दिए गए सामाजिक न्याय की अवधारणा से आप क्या समझते हैं, अपने क्षेत्र की सुविधा एवं वंचित वर्गों की उपेक्षा के 2 कारण बताइए। तो यहाँ पर आपका आंसर दिए गए हैं, आपको इसे देख लेना अच्छे से। मैं इसे एक बार आपको रीड करके बता देता हूँ। दिया गया है सामाजिक न्याय की अवधारणा का अर्थ है कि समाज के प्रत्येक व्यक्ति का महत्व होता है। इस अवधारणा के अनुसार समाज में जाति, धर्म, वर्ण आदि के आधार पर भेदभाव न किया जाए। दास प्रथा के समय दासों को अन्य नागरिकों से है समझा जाता था। भारत में लंबे समय तक अछूतों को समाज का उपेक्षित अंग समझा जाता था। विश्व के अनेक भागों में अब भी समाज के स्त्रियों की स्थिति पुरुषों के समान निर्णय है। ये सब सामाजिक अन्याय की स्थितियाँ है। सामाजिक न्याय की स्थिति में सबका समाज में उचित स्थान होता है। तो ये आपका आंसर रहा, अच्छे से नोट कर लीजिए। अगर आप चाहे तो इस पीडीएफ को भी डाउनलोड कर सकते हैं। आपको सिंपली गूगल या क्रोम में चले जाना है, वहाँ पर आपको सिंपली सर्च करना है www.rseducationyt.blogspot। आपको हमारी वेबसाइट मिल जाएगी, आप वहाँ से पूरा पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। तो जाइए हमारी वेबसाइट में और वहाँ से पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिए। हमारा प्रश्न 6 दिया गया है, प्राचीन काल में महिलाओं की सामाजिक स्थिति कैसी थी बताइए। तो यहाँ पर आपका पूरा उत्तर दिया गया है, आप चाहते हो इसे भी नोट कर सकते हैं या स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ये रहा आपका उत्तर 6, तो हम इसे एक बार रीड कर लेते हैं। प्राचीन काल में महिलाओं की सामाजिक स्थिति काफ़ी बेहतर थी। हड़प्पा सभ्यता में काल में समाज मात्र सत्याग्रता था। रंग वैदिक काल में भी स्त्रियों की स्थिति सम्मानजनक थी। वे अपने पति के साथ यज्ञ कार्यों में सम्मिलित होती एवं दान किया करती थी। पर्दा प्रथा का प्रचलन नहीं था। स्त्रियों भी शिक्षा ग्रहण करती थी। ऋग्वैदिक काल में लोपा, मुद्रा, घोषा, सिकाता, अपाला जैसी विदुषी स्त्रियों का जिक्र मिलता है। विवाह न करने की स्थिति में यदि पुत्री पिता के घर में ही रहती है तो वह पिता की संपत्ति में हिस्सेदार होती थी। सामान्यतः समाज में एक पत्नी प्रथा का ही प्रचलन था, लेकिन उत्तर वैदिक काल आते आते अंतर्वर्णीय विवाह, बहुविवाह, दहेज प्रथा आदि का प्रचलन हो गया। स्त्रियों की दशा ऋग्वैदिक काल की तुलना में अच्छी नहीं रह गई थी। तो यह आपका उत्तर रहा। तो यहाँ पर प्रश्न 1 दिए गए हैं आपको, अधोलिखिता गद्यांश पठिता तथा धारिता प्रश्न उत्तरम। तो यहाँ पर आपका पूरा यह गद्यांशम यानी कि गद्यांश दिया गया है, तो उसके जो प्रश्न आपको नीचे दिए गए उसका उत्तर देना है। तो चलिए हम डायरेक्ट आपके प्रश्न देखते हैं, आप अच्छे से रीड कर लीजिएगा आपका जो गद्यांश दिया गया है। तो यहाँ पर दिए गए हैं प्रश्न 1 दिए गया है, मात्र देवी भाव अत्र भव इति क्रिया पदस्य कर्तव्य पद किम। तो जो आपका सही आपको जहाँ पर ऑप्शन दिए गए हैं, ए दिए गए हैं माता, बी गया है नरा, सी गया है तत्वा, डी दिया गया है अहम। तो जो आपका सही उत्तर हो जाएगा वह है डी यानी कि नरा। तो यहाँ पर प्रश्न 2 दिए गए हैं, निष्कष्ट इति पद्यस्य विलोम पद किम। तो आपको निष्कष्ट का विलोम शब्द बता देना है ना संस्कृत में। तो यहाँ पर आपको ऑप्शन दिया गया है, ए दिया गया है श्रेष्ठतम, बी दिया गया है श्रेष्ठः, सी दिया गया है श्रेष्ठः, डी दिया गया है उपनिषदः। तो जो आपका सही उत्तर हो जाएगा वो है बी यानी कि श्रेष्ठ। तो यहाँ पर आपका फिर आ गया है पूर्ण वाक्यान उत्तरा। तो यहाँ आपको पूर्ण वाक्य उत्तर दे देना है। 3 आ जाएगा
उपनिषदः किम उपदिशन्ति। तो यहाँ पर आपका आंसर आ जाएगा उपनिषदः मातृदेवो भव पितृदेवी भव इति उपदिशन्ति। तो यहाँ पर प्रश्न आपका 4 आ गया है। भारतीय संस्कृतयो कयो स्थानम श्रेष्ठतम अस्ति। तो जो आपका आंसर आ जाएगा वो है मातरम पृथ्वीभ्य अपि श्रेष्ठः पेरतम च आकाशांत अपि श्रेष्ठः। अगर आपकी वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और